ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। वेलकम सतेंद्र जी, आपका स्वागत है आज के पैनल में। आपको हजारों लोग जूम के ऊपर और कई सारे लाखों लोग यूट्यूब पे और फिर बाद में करोड़ों लोग यूट्यूब लाइव पे सुनने वाले हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज आपका स्वागत है। आपके कमिटमेंट, आपके एटीट्यूड, आपके जोश, आपके जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। और आज मुझे पूरा यकीन है, हम लोग एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए, और पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में आप जल्दी से क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे और इस शेप्स ऑफ इंडस्ट्री में अपना इतिहास लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेलकम, आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं सतेंद्र प्रसाद जी के लिए एक बार और जोरदार ताली हो जाए। वेलकम सतेंद्र जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर आपका। आपने मुझे इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया, ये मेरा सौभाग्य है और मैं इस बात के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज उपस्थित इस पैनल पर जितने भी लोग यहाँ हमें सुन रहे हैं, हम उन सभी को भी अपने दिल की गहराइयों से नमस्कार करता हूं। मैं स्क्रीन शेयर कर लूं सर? हाँ प्लीज प्लीज, श्योर। स्लाइड शो हो गई है सतेंद्र जी, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, एक्सीलेंट। वेलकम आप सभी लोगों का इस पैनल पर। अभी हम लोग साल के आखिरी दिन है आज, और आज रात के 12 बजे के बाद सन 2022 की शुरुआत हो जाएगी। हम आप सभी लोगों को नव वर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ें और जीवन में खुशियां हासिल करें और पूरा जीवन खुशियों से आपका जगमगाता रहे। अगर मैं बात करूं अपनी, मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद है और मैं मूल रूप से पटना डिस्ट्रिक्ट के पास एक मोकामा शहर है, और मोकामा शहर के पास औंटा ग्राम का मैं रहने वाला हूं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत कोशिश किया था कि मेरी नौकरी लग जाए, लेकिन नौकरी तो लगी नहीं। जब नौकरी नहीं लगती है सरकारी खासकर, तो लोग क्या करते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी छोटे मोटे काम धंधे की तलाश करते हैं। तो मैं काम धंधे की तलाश करने के लिए ही दिल्ली की तरफ आया था, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंच गया। दिल्ली पहुंच पाया, दिल्ली से 200 किलोमीटर पहले आगरा शहर में मैं रह गया, और यहीं पर मैंने काम धंधा सीखा था। ये जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो लोहे के पाइप फिटिंग बनते लगते हैं, उसका मैं डाई बनाया करता था। पाइप फिटिंग, मैनुअल कवर्स, जो आज के डेट में प्लास्टिक का आ गया है, प्लास्टिक का आने की वजह से वो लोहे का ट्रेंड खत्म हो गया, जिसको आप ढलमा लोहा कहते हैं, उसका पाइप फिटिंग का डाई बनाकर बनाने का काम करता था, और डाई बनाकर सप्लाई भी किया करता था। और उस समय 40 से 50 हजार रुपया पर मंथ कमा रहा था। नौकरी नहीं लगने का दर्द खत्म हो गया था और जीवन बहुत ही बढ़िया जी रहा था अपने हिसाब से। और लगातार कंटिन्यू आज 42 साल से आगरा शहर में मैं रह रहा हूं, और यहीं पर मेरे एक मित्र के द्वारा मुझे हिंदुस्तान की नंबर 1 सेफ्सॉप जैसी महान कंपनी को शुरू करने का मौका मिला, अवसर मिला।
जो आज 21 साल पूरे कर चुकी हैं और 22वें साल में प्रवेश कर चुकी हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और हमारे डायरेक्टर्स, पांचों डायरेक्टर्स, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के तमाम शिखर पर जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं हमारे ये पांचों डायरेक्टर्स, जिनकी सोच समझ, अच्छी सोच, दूरदृष्टि के वजह से आज इस बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी ऊंचाइयों पर लेके चलते चले जा रहे हैं। और इनकी सूझबूझ के वजह से आज मैं देख पा रहा हूं कि हम लोगों का भविष्य सुरक्षित है। आज 16 साल मुझे इस बिजनेस को करते हुए हो गए हैं। सेफ सोप कंपनी को मैंने एक छोटे से पेड़ के रूप में देखा था, जो आज एक बहुत बड़ा बट वृक्ष के समान बन गया है और निरंतर डे बाय डे प्रोग्रेस करते हुए आगे ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और बात करूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के अद्भुत सिस्टम में से एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो ये एक मां के समान है। बच्चों को कब क्या चाहिए ये पहले से पता होता है मां को कि बच्चों को क्या चाहिए, कब चाहिए। हर वो चीजें जो बिजनेस में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आसान, दिन ब दिन आसान करता चला जा रहा है। और यकीनन जो लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में अपने आप को डाल देते हैं, निश्चित है सफलता उनकी निश्चित है कि वो आगे प्रोग्रेस करेंगे। दोस्तों, शुरुआती दिनों में जब मैंने काम किया तो ये देखें, हमारे ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के ये 4 मेंटर जिन्होंने इसकी शुरुआत किया था और निरंतर इनको बढ़ाने का प्रयास किया और आज डे बाय डे इनको बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन आज माननीय श्रीमान संजय जैन साहब और माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल साहब ने इस सिस्टम को दिन ब दिन बुलंदियों पे पहुंचाते जा रहे हैं। और आज पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर है कि दो हमारे ये जो मेंटर हैं, ये दिमाग कहां कहां से लाते हैं और सिस्टम में कैसे ये डालते हैं और किस तरह से लोगों को आसान करते चले जा रहे हैं। हैरान परेशान हैं इनके सूझबूझ को देखते हुए। और यकीनन हम ये समझते हैं कि हमारे आज इन मेंटरों के वजह से ही हम जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, सक्सेस लेते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी राहों को आसान करते चले जा रहे हैं। अभी ये रॉयल ड्रीमर्स टीम, निश्चित ये रॉयल ड्रीमर्स टीम के हमारे ये पिलर हैं जिन्होंने एक यूनिटी की स्थापना किया, रिलेशन पैदा किया लोगों के अंदर, एकदम मजबूत रिलेशन। और मजबूत रिलेशन के वजह से ही मैं देख पा रहा हूं कि हमारे ये रॉयल ड्रीमर्स टीम एकदम निर्विवाद दिन ब दिन प्रोग्रेस करते चले जा रहे हैं और ऊंचाई पर पहुंचते चले जा रहे हैं। यकीनन हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम रॉयल ड्रीमर्स टीम का
हिस्सा है, जहां पर ये हमारे दो मेंटर, जिनको मजबूती से मजबूत पिलर की तरह एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, ताकि हिलना डुलना बिल्कुल नहीं कहीं भी। और ये बुनियाद इतनी मजबूत हो चुकी है, इस पे चाहे जितनी भी इमारतें आप बनाते हुए लेके जाएं, बिल्कुल चलता चला जाएगा। शुरुआती दिनों में मैंने हमारे जो 4 अपलाइन हैं, माननीय श्रीमान सत्य प्रकाश जी, माननीय श्रीमान शिव कुमार शर्मा जी, माननीय श्रीमान राधेश्याम फौजी साहब, माननीय श्रीमान अजय कुमार राजपूत जी, इनके साथ हमने काम करने का मौका मिला। और बेसिक जितना भी हमने जानकारियां लिया, इन्हीं के द्वारा लिया। मैं टेक्निकली ज्यादा कुछ रहा नहीं शुरू से, लेकिन प्रैक्टिकल 100% रहा, क्योंकि हमने इस बिजनेस को करके सीखा, और जिसके वजह से मेरे पास 2 तरह के अनुभव हैं, असफल होने का भी और सफल होने का भी। अब आप कहेंगे असफल होने का मतलब क्या है? असफल होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम कहता है ना, उसके उल्टा उल्टा करना शुरू कर दें। मीन्स आपके मन में जो भी आता है ना, वो करना शुरू कर दें। असफल होने के लिए बस इतना ही करना है। दुनिया में जितना भी कुछ करना पड़ता है, जितना भी कुछ करना पड़ता है, वो आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, ऊंचाई पर जाने के लिए ही वो ट्रेनिंग, सेमिनार, फंक्शन, जितने भी एक्टिविटी जीवन में होते हैं, करते हैं लोग, वो सफल होने के लिए ही करते हैं। और उस क्रम में शुरुआती लेवल पर जब हमने काम किया, तो 2-3 साल तक तो यूं ही बीत गया, क्योंकि पैसा भी कमा रहा था। और कहते हैं ना, जब आदमी पैसा कमा रहा हो, सन 80 और 85 के सन बीच में 40 से 50 हजार रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। सो दिमाग में आदमी को 250 या 500 रुपया समझ में नहीं आता। तो ज्यादा उस समय शुरुआती बिजनेस में लोग बिलीव भी कम करते थे, और जब रिजल्ट नहीं मिलता था तो अपने को भी बिलीव कम होता था। तो 2-3 साल तक तो यूं ही निकल गया। लेकिन जब थोड़ा बहुत काम करना शुरू भी किया, तो वो सन, मैं समझता हूं 2008 के जून के बाद मैंने काम शुरू किया। वो भी कैसे? अपने ही तरीके से काम कर रहा था। मैंने बताया ना आपको, असफल होने की क्या होता है, अपने तरीके से काम कर रहा होता। परिणाम, जब आप अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं ना, तो आपका नुकसान होना शुरू होता है। क्योंकि जब आप अपने तरीके से काम करेंगे, तो घर का पैसा जो है ना, बाहर जाएगा, और सिस्टम के तरीके से काम करेंगे तो बाहर का पैसा घर आएगा। सो ही मेरे साथ भी हुआ कि जब अपने तरीके से काम कर रहा था, तो घर का पैसा निश्चित बाहर चला गया। और कहते हैं ना, कितना भी लोग दिमागदार हो, उनका दिमाग तभी तक काम करता है जब तक उनके पास पैसा होता है, और जब पैसा खत्म हो जाता है ना, तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। और वही वो समय था जब हमें माननीय श्रीमान माधव सिंह जी के द्वारा हमारे आदर्श, आइडियल, ग्रेट मेंटर माननीय श्रीमान नरसिंह गिरेवाल जी के साथ मिलने का मौका मिला। पता नहीं सर में मुझे क्या दिखाई दिया, क्या ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी तो बहुत है, काम तो करना चाहता है, लेकिन अपना दिमाग पूरी तरह से लगा रहा है। और शायद सर को ये समझ में आ रहा था कि ये व्यक्ति जो है ना, मेरी बात मानता नहीं है। और हमें माननीय श्रीमान नरसिंह गिरेवाल साहब के साथ मुलाकात करवा दिया। 3-4 घंटे की मुलाकात हुई। आज भी मुझे वो दिन याद है। सर ने मुझे ठोक ठोक के बोला था, उस दिन पूछा था कि सत्येंद्र प्रसाद डायमंड बनना चाहता है? मैंने बोला जी सर। डायमंड बनना चाहता है? बोला जी सर। डायमंड बनना चाहता है? बोला जी सर। बोला क्या कर सकता है? मैंने बोला कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने वादा किया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए सत्येंद्र प्रसाद,
तेरे को मैं डायमंड बना के छोड़ूंगा। उसी समय मैं खड़े होकर इस बात की कसम खाया था कि सर, बेटे का मरा मुंह देखा, जो आपकी जबान कट जाए कभी बोल के देखना। और उसके बाद क्या था, मैंने सिर्फ एक ही बात सीखा, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर। सर ने मुझे कोई सवाल किया तो मैंने जवाब दे दिया, वरना जी सर, यस सर, दो ही बातें मैंने किया। परिणाम, उसी समय मुझे एमपी का एक शहर है श्योपुर, जहां मुझे जाने का सर ने बताया, और मैंने बोला ना कि कुछ था ही नहीं, तो अब करता क्या। लेकिन आज मैं सर का जीवन भर ऋणी रहूंगा। उन्होंने मुझे मेरे पॉकेट में कुछ डालकर भेजा कि जाओ काम करना, और जब तक कहूं नहीं ना, वापस नहीं आना। और उस शहर में काम करना शुरू कर दिया। परिणाम, 2-2, 3-3 त्योहार गुजर गए, मैं आया नहीं वहां से। जब सर को पता चला कि 2-2, 3-3 त्योहार गुजर गया, घर नहीं गया, तो बहुत डांट भी लगाया। बोला, हमने ऐसा थोड़ी ना बोला था कि त्योहार पे घर नहीं जाना। बोला, सर आपने तो बोला था कि जब तक मैं कहूं नहीं, मैं आना नहीं, तो मैं तो यहां पे था। फिर जब भी कभी तीज त्योहार आया, सर ने 2 दिन पहले ही मुझे बोला कि वहां कल निकलना है, कल निकलना है। और जब तक मैं नहीं निकल गया, देखते रहे कि गया कि नहीं। और इस तरह से मैं उस शहर में काम करना शुरू कर दिया। सर के साथ उस समय मैंने काम किया, और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था। जब मैं उस शहर में जा रहा था ना, जब मैं उस शहर के लिए जा रहा था, मेरी पत्नी जब मुझे विदा कर रही थी ना, उसी समय मेरा बेटा खड़ा था। और जाते टाइम मैंने बेटे के सर के ऊपर हाथ रखकर अपनी पत्नी से बोला था कि अगर मैं डायमंड नहीं बना, मैं अपना बेटे का मरा मुंह देखा जो आप डायमंड नहीं बना। और मैं पलट के चला गया, फिर पलट के उनको देखा नहीं, काम करता चला गया, करता चला गया। परिणाम ऐसा हुआ कि उस शहर में मैंने काम करने की रफ्तार इस तरह से बना लिया कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का मैंने टारगेट रखा। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 से 11:30, क्या कि 11:30 से पहले दरवाजे के अंदर जाऊंगा नहीं रात के, और सुबह 6 बजे अपना दरवाजा छोड़ दूंगा। ये मेरी 2 शर्त थी अपने आप से, सुबह 2 बजे 6 बजे का दरवाजा छोड़ना, और रात के 11:30 बजे के बाद ही दरवाजे के अंदर आना। शायद उस समय लोग समझ नहीं पाएंगे। 11:30 बजे रात को जब मैं आता था, उस समय इन्हीं हाथों से रोटियां बनाया करता था और खाता था। रात के 12:30-1 बज रहे होते, और उस समय खा रहा होता जब पूरी दुनिया सो रही होती। लेकिन वो कुछ समय की बात थी। लोगों की ऊंचाई को देखते हैं, लोगों की सक्सेस को देखते हैं, लेकिन उन सक्सेस के पीछे का राज क्या है वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। शुरुआती लेवल पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन सर का सहयोग था, सर का मार्गदर्शन था। रोजीना मैं सर को सुबह गुड मॉर्निंग और रात का गुड नाइट का मैसेज देता था। गुड नाइट का मतलब था मैंने पूरी रिपोर्टिंग करना कि मैंने कल क्या किया, आज क्या किया पूरा दिन भर। और परिणाम क्या हुआ कि मैं रिपोर्टिंग करता था तो पूरे काम की रिपोर्टिंग होती थी। और उसके साथ एक और भी बात जुड़ी हुई थी। वहां पर मैं सेमिनार में जब क्लोजिंग करने जाता था, हमेशा अपना चेक दिखाता था। इस सप्ताह की मेरी इनकम ये रही, इस सप्ताह की मेरी इनकम ये रही। और अपने आप से मैंने एक टारगेट ले रखा था कि इस सप्ताह जो इनकम मैंने लिया है, अगले सप्ताह ये इनकम नहीं लूंगा, इससे बढ़कर इनकम लूंगा। और अपने आप से टारगेट लिया, और चिल्ला चिल्ला कर मैं संडे को क्लोजिंग में वो चेक दिखाता था। वो चेक जो गेस्ट होते थे ना, गेस्ट को तो कोई भी चेक दिखा देता, उनसे काम चल जाता। लेकिन वो चेक खासकर मैं अपने वो टीम को दिखाना चाहता था, जो मुझे गौर से देखते थे कि पिछले सप्ताह का चेक से इस सप्ताह सर का बड़ा है कि नहीं, पिछले सप्ताह से चेक इस सप्ताह सर का बड़ा है कि नहीं।
परिणाम डे बाय डे बढ़ता चला गया और 1 साल के अंदर मैंने अपनी इनकम को लगभग 1 लाख रुपया, 1,50,000 रुपया पर मंथ पे पहुंचा दिया था। और मैं इस बात के लिए सर का हृदय से धन्यवाद करता हूं। सर ने मुझे डे बाय डे आगे बढ़ाते चले गए और उसके बाद जो वादा सर ने किया था वो वादा अपना पूरा किया। इस बीच में दिक्कतें आई, लेकिन खुशियां इतनी आने लगी जिसका कोई जवाब नहीं। बाद में आज जो प्रेजेंट टाइम है, हमारे ये 2 मेंटर हैं, माननीय श्रीमान माधव सिंह जी और माननीय श्रीमान विजयपाल सिंह जी, और ये दोनों के साथ आज मैं काम कर रहा हूं। रेगुलरली विजयपाल सर के सानिध्य में हूं। सर का, माननीय श्रीमान माधव सर जी का भरपूर सहयोग मिलता है और मैं समझता हूं दुनिया का खुशनसीब इंसान हूं जहां पर 3 गुरुओं का सानिध्य मिला। हमेशा माननीय नरसिंह गिरेवाल साहब जी से मैंने एक बात सीखा। उन्होंने हमेशा मुझे 2 बातें बताते थे। देखो, वो व्यक्ति इस काम को किया था, इस काम को करने से आज उस ऊंचाई पर पहुंच गया, और उस व्यक्ति ने ऐसा किया था, उसके वजह से आज असफल हो गया। मुझे कुछ नहीं बताते थे कि आपको ये करना है या ये करना है, नहीं, हम अपने दो रास्ते दिखाते थे और अपने आप समझ में आ जाता था कि मुझे यहां नहीं, यहां जाना है। और आज हमें जो सर ने बताया है कि सेफ सोप में टारगेट करके गरीबपुर से अमीरपुर तक कैसे पहुंचा जाए। अभी कंपनी का टारगेट चल रहा है, अब की बार ऑप्शन 4, गोवा का टारगेट, थाईलैंड का टारगेट, दुबई आबू धाबी का टारगेट, इंग्लैंड का टारगेट। निश्चित है कि खानदान में इतिहास लिखने का समय आ गया है। जो ये चाहते हैं कि मैं इस टारगेट को कर अपने खानदान में इतिहास लिखूं, यकीन माने ये जो टारगेट लोगों को एनर्जेटिक करते हैं, एनर्जी भर देता है उनके अंदर। मैंने ये महसूस किया है। देखें, हम कंपनी का टारगेट कैसे जीत सकते हैं, हम इस पे बात करते हैं। हम हमें घर बढ़िया बनाना हो तो आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनर का सहयोग लेना पड़ता है। बढ़िया घर बनाना हो, बाहर से भी सुंदर दिखाई दे और अंदर से भी सुंदर दिखाई दे। दूसरा तरीका है कि राजमिस्त्री साहब को ही सब कुछ मान लें, उन्हीं को बता दें कि मिस्त्री साहब इतने बाई इतने का कमरा बनाना है, इतने बाई इतने का खिड़की देना है, इतने बाई इतने का बरामदा देना है, इतने बाई इतने का आंगन देना है, उन्हीं को सब कुछ मान लो। राजमिस्त्री साहब को ही आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनर मान लो सब कुछ। एक ये तरीका है। तीसरा तरीका है खुद ही को सब कुछ मान लो। आप खुद ही को सब कुछ मान लो और अपने ही तरीके से मकान बनाना शुरू कर दो। आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा मकान इनमें से ज्यादा सुंदर बनेंगे। निश्चित है जो इनके स्पेशलिस्ट हैं, जो जिनका काम ही यही है, वही बेहतर मकान बना सकते हैं। चाहे वो जगह छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन उसी छोटी जगह को बहुत सुंदर बना सकते हैं। चाहे दूसरा तरीका हो या तीसरा तरीका हो, जमीन चाहे कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन मकान सुंदर नहीं बन सकते। टारगेट करने के लिए हमको करना क्या है? टारगेट करने वाले लोगों को अपने टीम में चुनाव करना है, उनके साथ उनका चुनाव करना है, उनसे बातचीत करना है कि हमारे लोगों में से कौन ऐसे लोग हैं जो टारगेट फाइट करना चाहते हैं, सचमुच में टारगेट फाइट करना चाहते हैं।
उनका चुनाव करना है, उनका डायरी पे लिस्ट लिखना है, उनका नाम लिखना है और उनके साथ प्लानिंग करना है, क्योंकि बगैर प्लानिंग के कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं ना, अगर छोटी सी भी सेना हो, अगर उनके पास मजबूत रणनीति हो ना, तो अपने से दुगना सेना पे फतह हासिल किया जा सकता है। अगर मजबूत रणनीति हो तभी ऐसा हो सकता है। उनके साथ बैठकर प्लानिंग करना है, प्लानिंग करना है, क्योंकि अगर उनको इंग्लैंड जाना है तो इंग्लैंड तो ऐसे चले नहीं जाएंगे, उसके लिए हमको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। आज भी मुझे याद है, जब मैं लोगों के बीच, उस समय ऐसा होता नहीं था, मैंने कंपनी लैपटॉप का टारगेट, टैबलेट का टारगेट, मोबाइल का टारगेट देती थी। बाद में जब कंपनी ने थाईलैंड का टारगेट देने लगा तो हम लोग तो पागल हो गए और ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी करना पड़े, हमको थाईलैंड जाना है, थाईलैंड जाना है। और उसके लिए अभी तो पासपोर्ट बनाना, बिल्कुल बनवाना आसान हो गया, ऑनलाइन सब कुछ मौजूद है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय किसी एजेंट के द्वारा पासपोर्ट बनवाना पड़ता था। तो एजेंट के द्वारा जब हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे रसीद दिया, रसीद, और मैं रसीद दिखा दिखा के लोगों को बोलता था कि फला तारीख को मैं थाईलैंड जा रहा हूं, देखो मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। फला तारीख को मैं थाईलैंड जा रहा हूं, देखो मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। और जिस दिन मेरा पासपोर्ट बन के आया ना, खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे खानदान में किसी का पासपोर्ट नहीं बना था। आज पासपोर्ट बनना बहुत आसान हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले पासपोर्ट रईस आदमी ही पासपोर्ट बनवाते थे, रईस आदमी ही पासपोर्ट बनवाते थे जो दुनिया में घूमने जाते थे। और दूसरा कौन बनवाते थे? मजदूर आदमी, जो दूसरे देश में, सऊदी अरब या और भी कहे कहीं भी दूसरे देश में मजदूरी करने जाते थे, वो पासपोर्ट बनवाते थे। लेकिन हमने घूमने वाला पासपोर्ट बनवाया था। जिस दिन पासपोर्ट आया ना, अलट पलट के 100 बार देखा था कि पासपोर्ट ऐसा होता है, क्योंकि उस समय पिक्चरों में देखा था कि पासपोर्ट कैसा होता है, और भी दूर से ही देखा था। उसका कलर फोटो करवाया और फिर मैं मैदान में जाता था जब काम करने, फील्ड में, लोगों से ये बोलता था, ये देखो जी मैं फला तारीख को थाईलैंड जा रहा हूं, ये देखो मेरा पासपोर्ट। तो वो भी पासपोर्ट पकड़ के देखते थे कि भाई साहब दिखाना पासपोर्ट कैसा होता है। क्यों? उन्होंने भी कभी पासपोर्ट नहीं देखा था। और मैं लोगों को पासपोर्ट दिखा दिखा के प्लान फॉलो सब चल रहा होता है। अब उनके साथ हमको प्लानिंग किया, अपने लोगों के साथ बैठ के प्लानिंग किया। उनके साथ क्या किया उनका, अब यहां पे क्या करना है, हमने तो इंग्लैंड, उसके लिए थाईलैंड के लिए टारगेट की बात किया, और लेकिन आप तो खुशनसीब हो, आप देखें यहां पर दुबई जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं, और अभी इंग्लैंड जाने का सुनहरा मौका है। दुनिया तरसती है इंग्लैंड जाने के लिए, ख्वाब होता है, कुछ ही % लोग वहां जा पाते हैं, लेकिन हमें कंपनी ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है इंग्लैंड जाने का, खानदान में इतिहास लिखने का। अब हमें इसकी चर्चा करना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है और चर्चा करना है इसकी, सबसे बोलना है मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, फला तारीख को मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, फला तारीख को इंग्लैंड जा रहा हूं। अगर आप चुपचाप रह गए ना तो इंग्लैंड नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर चिल्ला चिल्ला के अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले पड़ोस वालों को, सबको बोलते रहे मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, फला तारीख को इंग्लैंड जा रहा हूं, अगर बोलना शुरू करेंगे और प्लानिंग बना लिया, क्या अपने टीम के जितने भी लोग हैं जो टारगेट फाइट करने के लिए तैयार हैं आपके साथ, उनके साथ मिलकर उनका लिस्ट मेकिंग करना है, उनका लिस्ट बनवाना है। लिस्ट बनवाना है तो लिस्ट पे ख्याल रखना है कि लिस्ट हमको, आज जो हमारा बिजनेस का जो काम करने का तरीका है ना,
हमें मिडिल क्लास से ऊपर का लिस्ट बनाना है, मिडिल क्लास से ऊपर का लिस्ट बनाना है, जहां पे ये देखना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है ना, हमारी ज्वाइनिंग अगर 200 बीबी से कहीं भी करते हैं तो आपने देखा होगा 11-12 हजार से कम का है नहीं। 11-12 हजार की जो ज्वाइनिंग है 200 बीबी की, वो कौन दे सकता है? 12 हजार कमाने वाला, 15 हजार कमाने वाला दे सकता है क्या? उनके पास तो अगर आप प्लान दिखाने जाएंगे, भागवत गीता भी अगर आपने दिखा दिया ना, भागवत गीता दिखा दिया, उनको खूब अच्छा लगेगा भागवत गीता, बोले वाह क्या बात है, क्या ये क्या वो है, ऐसा भी है क्या, ऐसा भी क्या, बोलती भी है क्या। और जब आप पैसा बताएंगे ना कि 11,000 कुछ रुपया है इसका, तब उनका दिमाग ही उड़ जाएगा। किताब और 11,000 का, उनका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई किताब भी 11,000 का हो सकता है, लेकिन पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोग ये समझते हैं कि ये किताब 16-17 हजार रुपए की है, 20,000 रुपए की भी है। लेकिन क्योंकि इनमें टेक्नोलॉजी कैसी डाली गई है, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमको इतने कम प्राइस में मिल रहे हैं, वो इस बात से खुशी होंगे, लेकिन नीचे के लोग नहीं होंगे। वो तो जाके कहीं मंदिर में हाथ जोड़ लेंगे, भागवत गीता की जरूरत ही क्या है, वही काफी है। तो हमें लिस्ट बनाने टाइम पे जो है ना, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उससे नीचे का लिस्ट बनाएंगे ना, तो ध्यान रहे पत्थर से सर टकराने जैसा होगा। और पत्थर से अगर आप सर टकराएंगे तो क्या होगा? नुकसान आप ही का होगा। कहते हैं ना, जिस तीली में तेल ही नहीं हो उसको आप चक्की में डाल दो और नीचे कनस्तर लगा दो, अब देखते रहो, अब निकलेगा, अब निकलेगा, अब निकलेगा, अब निकलेगा, अब निकलेगा। कभी निकलेगा क्या? अरे जिस तिली में तेल ही नहीं है तो फिर कनस्तर में तेल कहां से निकलेगा? लेकिन जिस तिली में तेल है उसको डाल के देखो, कनस्तर बदलते जाओ तेल निकलते जाएंगे, कनस्तर बदलते जाओ तेल निकलते जाएंगे। तो हम मेहनत कहां कर रहे हैं, इस बात को देखना है। मेहनत कहां पे कर रहे हैं? कहते हैं ना, मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेना है, लेकिन अगर कोई सरदारों के इलाके में जाके कटिंग की दुकान खोले, जहां की सारे लोग सरदार जी रहते हैं, अब बताओ उनके बाल बच्चे भूखे मरेंगे कि नहीं? क्योंकि वो उनके धर्म में वो बाल नहीं कटवाएंगे, सेविंग नहीं करवाएंगे, तो वो क्या होगा, उनके बाल बच्चे भूखे मरेंगे। लेकिन जहां पे लोग ये सब कुछ करवाते हैं, वहां जाके आप करें, देखो आपका बिजनेस चलता है या नहीं चलता है। अकेले सुनसान इलाके में बैठ के फूल बेचेंगे, कौन खरीदने वाला होगा? लेकिन मंदिर के पास जहां आस्था है लोगों का, वहां जाकर फूल बेच के देखें, ग्राहक आएंगे वहां भर भर के। तो हमें पोटेंशियल कहां पे है और कहां पे हमारा प्रोडक्ट सेल हो सकता है, हमको इस बात पे फोकस करना है। और ये वहां पर क्या है ना, आसान है आपका टारगेट करना, वहां पे आसान है आपका प्रोडक्ट सेल आउट करना, लोगों को देना। तो हमें ऐसे लिस्ट बनाते टाइम इन बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमको उनको उनमें किन किन को शामिल करना है। जब जो लिस्ट जब हमने बनवाया है उनका, तो उनको हमको इनवाइट करना तो सिखाना पड़ेगा। इनवाइट करना तो हमको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इनवाइट करने का काम वही करेंगे। और जब उन्होंने इनवाइट कर दिया है तो हमें उनके साथ मिलकर 1-to-1 में प्लान करना है या ग्रुप में प्लान करना है। प्लानिंग के साथ उनके साथ मिलकर, और मैंने बोला अगर कोई फुल टाइम काम कर रहे हैं तो लगातार इनके साथ मिलकर 1-to-1, जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, जिनके पास समय कम है, अगर वो 1 घंटे का टाइम है तो कमिटमेंट के साथ कि हम 2 प्लान करेंगे, लेकिन कंटिन्यू करेंगे। अगर 2 घंटे का टाइम है, 3 प्लान करेंगे, 3 घंटे का टाइम मिलता है। जैसा टाइम है आपके पास, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करें। और आपके टीम में सब तरह के लोग होंगे, कुछ फुल टाइम काम करने वाले लोग होंगे, कुछ पार्ट टाइम काम करने वाले लोग होंगे। हमें उनको पहचानना है और उनके हिसाब से अपने को, अगर हम फुल टाइमर है तो अपने को दिन भर बिजी रखना, अपने को दिन भर बिजी रखना है।
लेकिन क्या, प्लानिंग के साथ, प्लानिंग के साथ। और सेमिनार में तो हमारा जो संडे का जो सेमिनार होता है वो तो है ही, वो तो प्रमोट करेंगे ही और वहां पे तो लोगों को लेकर जाएंगे ही। लेकिन ये 1-to-1 और ग्रुप प्लान में हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकालकर अपने टारगेट को बढ़ा सकते हैं, अपने टारगेट को वहां तक ले जा सकते हैं जहां हम पूरा करना चाहते हैं। और उनके साथ लगातार जब हमने प्लान कर लिया है तो ये तो निश्चित है कि सारे लोग प्लान दिखाते ही सेल नहीं देंगे, सारे लोग प्लान दिखाने के बाद तुरंत जुड़ नहीं जाएंगे, उनके साथ उनको फॉलोअप करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे अपलाइन जो है ना हमारे साथ फॉलोअप में नहीं जाते हैं, हमारा साथ नहीं देते हैं। मैंने तो एक बात नोटिस किया है कि जो व्यक्ति आज जुड़ा है ना वो भी फॉलोअप कर सकता है, वो भी फॉलोअप कर सकता है। अरे नमस्कार करना तो सारे लोग जानते हैं ना, नमस्कार करना सारे लोग जानते हैं। अगर आपने किसी को आज प्लान दिखाया है तो क्या है, आज अगर प्लान दिखाया है और उन्होंने कल शाम को 6 बजे बुलाया है तो चूकना नहीं है, शाम को 6 बजे जाना है और जाके कुछ नहीं, भाई साहब नमस्कार। अब उनको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों आया हूं, क्योंकि उन्हीं ने तो शाम को बुलाया मुझे। अब बोलने का काम किनका है, आपका है या उनका है? उनका है। अब वो बोलेंगे कि हमको करना क्या है, हो सकता है सेल दे देंगे, नहीं तो हो सकता अगर नहीं इंतजाम हुआ तो 2 दिन का टाइम और देंगे, परसों 11 बजे आना। लेकिन चूकना नहीं है, परसों 11 बजे फिर भाई साहब नमस्कार। आपको कुछ करना क्या, सिर्फ नमस्कार करना है। उनको खुद ही समझ में आ गया कि ये हमारे यहां क्यों आए हैं। अरे 2 दिन बाद बुलाया था, अगर फिर भी नहीं वो जुड़ते हैं, बोलते हैं कि आप परसों आना, कल आना, जब भी बुलाए ना जाना। नमस्कार करके चुप। उनको खुद ही समझ में आ जाएगा ये क्यों आए हैं। और जानते हैं ये जो बिजनेस है, अगर किसी को 5 से 12 बार नमस्कार कर दिया ना, लोग टेंशन में आ जाते हैं। और 95% लोग जो है ना टेंशन में जुड़ जाते हैं, 95% लोग टेंशन में जुड़ जाते हैं। और जब कहते हैं जहां पे जाए धन वहीं पे जाए मन, वहीं पे मन उनका जाता है। और फिर देखो, अगर सिर्फ हम ये सोच लें कि चाहे कोई जुड़े या ना जुड़े मेरे बिजनेस से, जिनको भी हमने प्लान दिखाया है, मुझे कसम उसकी है जिसको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, 12 बार नमस्कार तो जरूर करेंगे। और अगर 12 बार में नहीं जुड़ा तो फिर आप उसको छोड़ देंगे। परिणाम नहीं बदल जाए तो देखना। हमने अपने जीवन में देखा है, सेफ शॉप के जीवन में 95% लोग इसी स्टेप पे मर जाते हैं, उनको लगता है जाते ही मेरे लिए तो सब कुछ फटाफट निकाल के तैयार करके दे दे। आप लोग को ट्रेनिंग में बताया भी जाता है ऐसा सिर्फ 2% लोग होंगे, बाकी लोगों को बार बार फॉलोअप करना पड़ता है। 95% लोग टेंशन में इस बिजनेस में जुड़ते हैं। आप कहेंगे सर आपको कैसे मालूम? मैं भी टेंशन में ही इस बिजनेस में जुड़ा था। जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में जुड़ा, मेरा जीना हराम कर दिया था। लेकिन आज धन्यवाद उनका जिन्होंने मुझे टेंशन दिलाया था। टेंशन दिलाने के बाद आज देखो परिणाम कैसा बदल गया। तो हमें उनको फॉलोअप करना भी सिखाना है और उनके साथ मिलकर फॉलोअप भी करना है, क्योंकि एकदम से वो तैयार नहीं है, एकदम से वो जानते नहीं है। हर ज्वाइन कराए एसोसिएट की 24 से 48 घंटे के अंदर हमें FIM करना है। हमारे यूनिवर्सल क्राउन है मास्टर लीडर माननीय श्रीमान जैन साहब ने इसकी शुरुआत किया था, FIM बताया था उन्होंने। और उन्होंने बताया था कि अगर किसी को भी जो 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर उनके फैमिली में जाकर
उनको इनके बिजनेस के बारे में पूरी बारीकी से बताया जाए। अगर किसी के घर दमदारी से जाकर एफआईएम कर दिया जाए ना, तो 2 से 3 सेल उसी घर से निकल सकता है। अगर अपवाद भी कहीं है ना, तो नहीं भी अगर नहीं मिला तो उस घर का माहौल बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सबसे कम समय में डायमंड बनने का रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि एक प्लान भले ही कम किया, एक फॉलो भले ही कम किया, लेकिन जिनको भी हमने ज्वाइन कराया उनका एफआईएम हमने जरूर किया। एफआईएम ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने एफआईएम में, लेकिन क्या है एफआईएम में करना क्या है, पहले के बिजनेस में और आज के बिजनेस में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। पहले और आज के बिजनेस में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि पहले हमारे पास कोई भी व्यक्ति हमारे बिजनेस में जुड़ता था ना, तो उनसे जीवन में एक ही बार पैसा मिलता था, एक ही बार पैसा मिलता था, उसके बाद कभी नहीं मिला। लेकिन अब हमारे पास बहुत सुनहरा मौका है उसी व्यक्ति के साथ, उसी व्यक्ति से बार बार पैसे लेने का, हर महीने पैसे लेने का। अब आप सोच के देखें कि हर महीने उसी व्यक्ति से हमको पैसा मिलेगा तो कैसा लगेगा। जहां तो एक बार मिलता था, अब हर बार मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जब भी उनके घर एफआईएम करने जाए ना, अपना प्रोडक्ट जो रीपर्चेज का जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी ने हमारे एक से एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है ना कि आप प्रोडक्ट को, घटिया प्रोडक्ट को जीवन में सिर्फ एक ही बार बेच सकते हैं और एक बार कोई भी बेच सकता है। लेकिन आज मुझे प्राउड फील होता है कि दुनिया का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है सेफ सोप में। और हमारे डायरेक्टर्स का विजन है कि हम इस तरह का प्रोडक्ट लाएं कि जो लोग एक बार इस्तेमाल करें ना, दोबारा चलकर फिर से मांगे। तो हमें कुछ प्रोडक्ट को अपने पास रखकर एफआईएम में जाना पड़ेगा। कहते हैं ना, टच एंड फील वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। हमको उनको एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताना है, एक एक प्रोडक्ट के बारे में समझाना है और उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दुकान चेंज करना है, दुकान चेंज। उनको बताना है कि इनकी एमआरपी देखें, इनका एसएसपी देखें, एमआरपी और एसएसपी का फायदा कितना मिल रहा है। हर बीबी पे आपको जो पॉइंट बिजनेस वॉल्यूम बनेंगे, ₹2.5 भी अलग से मिल रहा है। यहां से खाने के क्या फायदे हैं और बाहर से खाने के क्या नुकसान है, ये दोनों का फर्क बताएंगे। आप देखें, आप अपने शहर के ज्वेलर्स को देखें जो ज्वेलरी का काम करते हैं। देखो, दादाजी उसी दुकान पे बैठते हैं, उनके बेटे भी उसी दुकान पे बैठ रहे हैं, आज उनके बेटे उसी दुकान पे बैठ रहे हैं। एक ज्वेलर्स के पास मुश्किल से कितना ग्राहक होते हैं? मैंने बहुत सारे ज्वेलर्स से पूछा, उन्होंने बोला 150, 200, मैक्सिमम 250। एक शहर में 150, 200, 250 ग्राहक होते हैं, क्योंकि ढेर सारे ज्वेलरी के दुकान होते हैं, सबके ग्राहक बने होते हैं और उसी शहर के होते हैं। और देखो, उन्हीं 150, 200 ग्राहक से उनके दादाजी ने भी कमाया, बेटे ने भी कमाया, उनके बेटे भी आज कमा रहे हैं कि नहीं? तो उस ज्वेलर्स ने क्या किया, उनके साथ एक रिश्ता बनाया, मजबूत वाला रिश्ता। और वो कैसा? अगर आप उस ज्वेलर्स के पास जाकर बोल के देखें कि ये गहने तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या है कि अभी थोड़ा सा दिक्कत है, देखना आप ज्वेलर्स को, अरे क्या बात है भाई साहब, आपने ऐसी क्या बात कर दिया, ये दुकान आपकी है, हमने कभी आपसे पैसा मांगा क्या? आपको जो पसंद है उठा के ले जाए। ये देखो, ये विश्वास उन्होंने कमाया है, ये रिश्ते बनाए हैं उन ग्राहकों के साथ, जिसका परिणाम है मेरे दादाजी भी उसी दुकान से सामान लेने जाते थे, गहने जेवर, मैं भी उसी दुकान से लेने जा रहा हूं और मेरे बच्चे भी उसी दुकान से जाएंगे। सेम ऐसे ही परचून की जो दुकान है ना, उस पे भी ऐसे ही होता। हर गली के नुक्कड़ पे एक दुकान होते हैं जो 50 घरों को देखते हैं। दादाजी भी उनके उसी से पले, उनके फादर भी उसी से पले, आज बेटे भी उसी से पल रहे हैं। ऐसे कपड़े के दुकानदार होते हैं कि उनके दादाजी भी उसी दुकान पे बैठे हैं, उनके बेटे भी उसी दुकान पे बैठे हैं, उनके भी बेटे उसी दुकान पे बैठे हैं। हमारे भी दादाजी उन्हीं दुकान से काम कर रहे थे, कपड़े ला रहे थे।
हम भी उसी दुकान से कपड़े ला रहे थे, हमारे बच्चे भी उसी दुकान से कपड़े लाएंगे। उन्होंने क्या किया, सिर्फ 200-250 ग्राहक बनाए, आने वाली पीढ़ियां उसी से खा रही हैं, उसी से कमा भी रहे हैं, उसी से पैसे वाले बन रहे हैं। लेकिन उनके पास तो सिर्फ एक ही शहर है जिस शहर में वो काम कर सकते हैं, जिस शहर में ग्राहक बना सकते हैं। लेकिन हम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान है। हम पूरे हिंदुस्तान में अगर 500 से 1000 ग्राहक बना दिया ना, 500 से 1000 ग्राहक बना दिया, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएगी। क्यों? वही लोग खाने और खिलाने पर सिर्फ लगा देना लोगों को। पहले तो खुद खाना है, अच्छा लगे तो दूसरों को बताना है। खाने और खिलाने का पहले सिर्फ खाने और खिलाने का प्रोसेस आपने शुरू कर दिया तो विश्वास करें, चाहे कोई तीज त्योहार हो, कहते हैं ना आमतौर पे तीज त्योहार पे हमारा बिजनेस घट जाता है, तीज त्योहार पे उल्टा आपके बिजनेस बढ़ जाएंगे। कहते हैं अभी कोरोना काल जैसे त्रासदी आई, लोग इधर उधर बिखर गए, सैलरी बंद, नौकरी खत्म, पता नहीं ढेर सारी प्रॉब्लम आई। लेकिन एक बात बताओ, कोरोना जैसी महामारी भी आ जाए ना तो भी खाना कोई बंद नहीं किया क्या? और जब खाना बंद नहीं किया ना तो उस कंडीशन में भी आपके घर लगातार पैसा आता रहेगा। क्यों? वो खाना शुरू करते। अगर सिर्फ आपने 500 से 1000 लोगों को भी इस पैटर्न पे डाल दिया ना तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएगी। क्यों? कभी भी आपका बिजनेस डाउन नहीं जाएगा। अभी क्या हो रहा, हमारे सेल जाते हैं तो पैसा मिलता है, सेल नहीं जाते पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर खाने खिलाने पर लगा दिया ना तो किसी सप्ताह सेल नहीं भी जाए ना तो भी पैसा जरूर मिलेगा। तो हमको FIM में जाकर इन बातों को उनको जरूर बताना है, बढ़िया से प्रोडक्ट के ऊपर उनको पूरा फोकस करना है और उनको टेस्ट कराना भी है। एक छोटे आज ये कल वो, जब भी मिले कोई ना कोई प्रोडक्ट के बारे में उनका डेमो देके, उनका टेस्टिमनी दिला के, उनको बता के प्रोडक्ट के लिए प्रेरित करना है। फुल टाइम काम करने वाले एसोसिएट को 16 से 18 घंटे काम करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं फुल टाइम काम करता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं फुल टाइम काम करता हूं। अब फुल टाइम काम करने वाले को देखता हूं, मालूम पड़ा चेक नहीं आ रहे हैं। तो क्या होता है, उनको फुल टाइम लगता है कि मैं फुल टाइम काम कर रहा हूं, लेकिन अगर प्लानिंग के साथ अगर काम नहीं करेंगे तो 16 घंटे काम करें, 18 घंटे काम करें, कुछ भी नहीं होने वाला है। प्लानिंग के साथ 16 घंटे आप कहां हैं, 16 घंटे आप कहां पे हैं? आमतौर पे हमको 16 घंटे जब प्लानिंग करना है ना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक घंटे का ध्यान रखना है, आधे घंटे का ध्यान रखना है। 16 घंटे का मतलब है क्योंकि आप एक्स्ट्रा कुछ चाह रहे हैं, हम इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं, खानदान में इतिहास लिखना चाह रहे हैं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी तो लगाने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर मैं 16 से 18 घंटे काम करूंगा तो फिर सोऊंगा कहां? अभी तो जी भर के सो रहे हैं तो मिल क्या रहा है? लेकिन कुछ दिन ऐसा करना है। हमने भी शुरुआत में पहले हमें जब तक चाय नहीं मिल जाए जगता नहीं था, लेकिन जब से मैंने इस बिजनेस में उस शहर शिवपुर शहर में MP का जो शहर है वहां गया, सुबह 4 बजने की नई आदत डेवलप कर लिया। सुबह 4 बजने की, सुबह 4 बजे जगने की नई आदत डेवलप कर लिया। सुबह 4 बजे, 4 बजने में 5 मिनट बाकी हमारी नींद खुल जाती थी। कभी 4 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ही सोया। आप ये देख लो, 4 घंटे सोने वाला व्यक्ति आज भी आपके सामने जिंदा है और स्वस्थ है। ये समझ लो, मरते नहीं है। और ये जीवन भर नहीं, आप जी भर के डायमंड बन जाओ और अपने नीचे ढेर सारे डायमंड पैदा करो, फिर जो आप रिलैक्स होकर सो ना। लेकिन अभी क्या करना है, जम के दमदारी के साथ काम करना है। और जैसा बोला, जिनके पास जिस तरह का टाइम है, जिनके पास 1 घंटे का है 1 घंटे, अक्सर देखने को मिला है जो पार्ट टाइम में काम करने वाले लोग हैं ना, पार्ट टाइम में जो काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादा काम करते हैं। क्यों?
उनके पास अगर 2 घंटे है ना तो 3 प्लान करने के सोचते हैं, क्योंकि वो समय बर्बाद नहीं करते हैं, उस समय का भरपूर उपयोग करते हैं। किन्हीं के पास 1 घंटे है तो वो 1 घंटे में ही 2 प्लान करने की कोशिश करते हैं। और रेगुलर अगर ऐसा करना शुरू कर दें, रेगुलर कंटिन्यू, परिणाम बिल्कुल बदल के रह जाएंगे। अगले 2 से 3 दिन की प्लानिंग होना जरूरी है। कैसा वाला? कल हमको किन के यहां प्लान करने, सुबह 6 बजे कहां होना है हमको, 7 बजे कहां होना है, 8 बजे कहां होना है, 9 बजे कहां होना है, 10 बजे कहां होना है, रात के 11 बजे कहां होना है हमको कल, उसकी प्लानिंग आज ही होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जब गोल्ड लीडर होते हैं या प्लेटिनम लीडर होते हैं, उनसे कोई सुबह 9 बजे का टाइम मांगने आता है तो बोलते हैं भैया 9 बजे का टाइम तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, 9 बजे तो बिल्कुल पैक हूं। तो कभी कभी जो व्यक्ति, नए व्यक्ति जो जुड़ते हैं ना, उनको लगता है बोला ज्वाइन कराने टाइम पे तो आपने बोला था कि आधी रात में आपके लिए तैयार हूं, आप जब कहो जहां बुलाओ वहां जाने को तैयार हूं, और मैंने तो सुबह 9 बजे का ही टाइम मांग रहा हूं और कहते हैं कि टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं बहुत। बिजी कहां है? आप लोगों को बताएं। आप ऐसे बोलेंगे ना मैं बिजी हूं, तो आपके लिए अच्छा विचार लेके नहीं जाएंगे। बोले मतलब रात दिन घर में ही सोए पड़े रहते हैं और कहते हैं बिजी हूं, मैं बिजी। जब तक आप सबूत नहीं दिखाएंगे ना, यकीन नहीं करेंगे। आप दिखाओ, कल आप 9 बजे कहां हो, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कहां हो, आप दिखाओ। परसों सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कहां हो, दिखाओ। बोला देखो 2 दिन का मेरा पैक है कि कल मैं किन किन के साथ रहूंगा, परसों किन किन के साथ रहूंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं परसों का टाइम देता हूं, बताओ। या अगर 9 बजे चाहिए तो इनसे आप मांग के देखो, ये टाइम बदल लें कि वो परसों वाला ले लें और आपको आज वाला दे दें, तो आप इनसे बात कर लो। जब आप प्रूफ के साथ दिखाएंगे ना कि मैं बिजी हूं, तब वो समझ जाएंगे कि वाकई में सर देखो कितना मेहनत करते हैं, आपके लिए अच्छा सोच के जाएंगे, आपके लिए उनके मन में अच्छा विचार पैदा हो। तो कम से कम 2 से 3 दिन का प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। कल हम प्लान में किन के पास जाएंगे, फॉलोअप में किन के पास जाएंगे, FIM में किन के पास जाएंगे, ऐसे करके। अगर इंग्लैंड का टारगेट अचीव करना है, तो इंग्लैंड जाना है, तो टारगेट वनडे क्रिकेट मैच की तरह होता है। जैसे 10 ओवर में 60 रन बनाने हैं, 10 ओवर में 60 रन बनाने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक बॉल पे 1 रन बनाने हैं। हर बॉल पे आपको 1 रन बनाने ही बनाने हैं, हर बॉल पे 1 रन बनाने ही बनाने हैं। अगर 1 या 2 बॉल मिस हो गए ना, तो अगले बॉल पे चौका मारने ही मारने पड़ेंगे। अगर 3 बॉल मिस हो गया ना, तो हर हाल में चौथे बॉल पे चौका मारने ही पड़ेंगे। 4 बॉल मिस हो गया ना, तो हर हाल में अगले बॉल पे छक्का मारने पड़ेंगे। 5 बॉल मिस हो गया तो हर हाल में छठे बॉल पे छक्का तो मारने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप मैच नहीं जीत सकते। यहां भी टारगेट जीतना वनडे मैच की तरह है। आपके पास दिन इतने हैं और बीबी इतने करने हैं, उनको कैलकुलेशन कर ले। प्रति दिन मुझे कितना बीबी करना है, अपने और अपने टीम के द्वारा कितना बीबी करना है, हमको ये कैलकुलेशन करके सेट कर लेना है। क्योंकि ऐसा है ना, जब आप टारगेट कर रहे हो ना, तो अगर पहला टारगेट आप अगर मेन लीडर है ना, आप अपना टारगेट पहले अगर 1 से 1.5 महीने में निकाल लेते हैं, 1 से 1.5 महीने में निकाल लेते हैं, तभी आप दूसरे लीडर का टारगेट करा पाएंगे, तभी आप दूसरे लीडर का टारगेट करा पाएंगे। मुझे आज भी एक कहानी याद है, सच्ची घटना। मैं बिहार का एक समस्तीपुर सिटी से मैं बिहार शरीफ जा रहा था। वहां से मुझे एक ड्राइवर की जरूरत थी और एक व्यक्ति ने किसी तरह जुगाड़ करके मेरा ड्राइवर बन गया। मुझे नहीं मालूम था, बाद में मालूम पड़ा वो मेरा एसोसिएट है। क्योंकि वो व्यक्ति क्या था, वो LIC का एजेंट था और वो सोचा था कि ये आदमी बहुत पैसा वाला है, अगर इस आदमी से 3-4 घंटे बात हो गई ना हमारी, तो समझ लो 3-4 पॉलिसी तो निकाल ही लेंगे इस आदमी से। लेकिन 3-4 घंटे का सफर था मेरा,
3-4 घंटे में हम चुपचाप तो नहीं रहते, उस आदमी से बात किया, बातों बात में पता चला कि वो मेरा एसोसिएट है। और उसने बोला कि सर थाईलैंड का टारगेट चल रहा था। बोला सर मैंने एक आदमी के पास थाईलैंड के लिए टारगेट लेकर गया था और बताया कि देखो कंपनी का टारगेट आया थाईलैंड का। तो उसने मुझे चैलेंज कर दिया कि अगर आपने इस थाईलैंड को फाइट कर लिया ना तो मैं आधा मूंछ मुड़वा के आपके शहर में मैं घूमूंगा जहां घुमाना। तो बोला तो आपने क्या बोला? बोला सर हमने तो कुछ नहीं बोला। बोले क्यों? बोले सर क्या लगता है आपको? सर उसने पूछा मेरे से, सर आपको क्या लगता है मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा क्या? मैं कहे बिल्कुल हो जाएगा। बोले सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर, मेरे को बता दे मेरा कैसा होगा। मैंने सिर्फ एक ही बात उससे पूछा कि मैं आपको जैसा कहूंगा वैसा कर लोगे? बोला सर बिल्कुल कर लेंगे। मैंने बोला कैलकुलेशन करके बताया कि टारगेट खत्म होने के 20 दिन बाद वो थाईलैंड ले जाएंगे। मैंने तारीख बताया। मैंने बोला जाओ उसको सिर्फ ये कह दो कि फला तारीख को मैं थाईलैंड जा रहा हूं और अगर मैं नहीं गया तो असल बाप की औलाद नहीं। उसने सेम जाकर ऐसा बोल दिया। और जब उसको पता चला कि असल बाप की औलाद नहीं क्या होता है, विश्वास करें 1 महीने के अंदर उस शख्स ने अपना टारगेट पूरा कर लिया। और अपलाइन ने उनको एक टारगेट दिया था कि अगर 1 महीने में कोई भी इस टारगेट को अचीव कर लेता तो उनको स्पेशल एक लैपटॉप में गिफ्ट में दूंगा। और उस बंदे ने लैपटॉप जीत लिया। और मजे की बात जानते हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से हमारा विनर ट्रिप हुआ करता था। विनर ट्रिप हुआ करता था। उस बंदे ने सिर्फ अपना ही टारगेट फाइट नहीं किया बल्कि 6 लोगों का और भी अपने साथ टारगेट फाइट कराया और हिंदुस्तान का नंबर 1 फ्रेशर लीडर बनने का गौरव हासिल किया, सिर्फ एक कमिटमेंट के वजह से। तो जब हम अगर कसम खा लेते हैं ना तो अपने वचनों में बंध जाते हैं, फिर हम हिलते नहीं है। परिणाम देखो बदल गया। तो ये जो टारगेट जो है ना बिल्कुल उसी तरीके से है। कमिटमेंट ऐसा भी नहीं आप ये कमिटमेंट करें। लोग बोलते हैं सर आज आपका प्लान कितना हुआ? अपलाइन पूछते हैं, बोले सर आज 3 प्लान हुआ। कल पूछते हैं आज आपका क्या रहा? सर आज तो 2 ही हुआ है। आज क्या हुआ सर? आज तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या है इसका मतलब? हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। और कहते क्या है, सुबह से लेके निकलता हूं घर से सर, सुबह 6 बजे घर से निकलता हूं और रात के 12 बजे घर में घुसता हूं। सर बताओ सर मेरे मेहनत पे कोई शक हो तो बताओ। ऐसे से बोलते, मेरे मेहनत पे कोई शक हो तो बताओ सर। सुबह 6 बजे घर से निकलता हूं, रात के 12 बजे आता हूं। और सप्ताह में क्या है, रोज क्या होता है? 1 प्लान होता है या 2 प्लान होता है? बताओ जी। अरे मेहनत पे ही तो शक है, मेहनत पे तो शक है। तो हमें यह देखना है और ये कितना जो आपने प्लानिंग किया है उनकी मॉनिटरिंग भी करना है। डेली रिपोर्टिंग अपने एक्टिव अपलाइन को देना है। मैं रात को सर को गुड नाइट बोलता था पूरी रिपोर्टिंग के साथ गुड नाइट बोलता था। मैंने तो आपको पहले ही बोला कि मैं टेक्निकली थोड़ा कमजोर रहा हूं क्योंकि कंप्यूटर जिस दिन इन और उस दिन मैं आउट, अपना पढ़ाई उसी दिन खत्म हुआ था। 87 में मैंने अपना पढ़ाई खत्म किया। कंप्यूटर उस समय आया था, लेकिन ऑनलाइन ने बहुत कुछ सिखा दिया है और बहुत कुछ सीख भी लिया हूं। तो उस समय सर को मैं मैसेज करता था ना, 10,000 का चेक को जानते हैं मैं कैसे लिखता था? वो 3 बार एस दबाता था तो एस आता था, 3 बार बटन दबाता था तो एस आता था। 10,000 लिखता था, 1 लिखकर ओ लिख दिया। हमको पता नहीं, बाद में सर ने सिखाया कि ये ओ है, 0 अलग होता है। तो सर ने मुझे मैसेज करना सिखाया। लेकिन सक्सेस की परिभाषा सब लोग जानते हैं। अगर मैं ओ से भी 10,000 लिख के भेज रहा था ना कि दिस वीक इनकम 10,000, 1 लिखकर और कितना लिख दिया? 4 ओ, सर समझ जाते थे कि 10,000 का चेक आया है। तो सक्सेस की परिभाषा बिल्कुल अलग है। आप कैसे भी समझाएं, एक गूंगे आदमी भी आप सफल हो जाए ना इस बिजनेस में, वो भी आपको पूछेगा, पूछो उससे कैसा लग रहा है? बोला बहुत मजा आ रहा। इसी से समझ में आ जाए कितना मजा आ रहा होगा, उसके एक्साइटमेंट, उसका जोश, उसका जुनून को देखकर। तो ये अपने एक्टिव अपलाइन को लगातार कंटिन्यू रिपोर्टिंग करें।
टारगेट करने के फायदे क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। टारगेट करने से मिलेगा क्या? सेफ शॉप से टारगेट जीतकर आप गरीबपुर से हमीरपुर तक की यात्रा कर सकते हैं जी। खानदान में किसी ने गया नहीं होगा, और वो भी एकदम सीधा इंग्लैंड। सोच के देखें, सीधा इंग्लैंड। तो हम अपने इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं, यह फायदा मिल सकता है। लाखों रुपया की इनकम होगी, क्योंकि अगर आपने इंग्लैंड का टारगेट फाइट कर लिया, इसका मतलब समझ रहे हैं, आपने 3-3 रैंक अचीव कर लिया, क्योंकि सीधे आप प्लेटिनम चले गए। 90 पेयर आपने 200 बीबी का कंप्लीट किया है, इसका मतलब क्या है? आप सीधे कहां पहुंच गए? प्लेटिनम पे। ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, 3 रैंक अचीव हो गया। 3 रैंक के पैसे मिलेंगे, और साथ में बुलसाई लिया है उसके पैसे मिलेंगे, और जो आपने इनकम कमाए हैं 90,000, ये अलग से। तो लाखों की इनकम हो सकती है अगर आपने इंग्लैंड कंप्लीट करते हैं तो। खानदान में इतिहास लिख सकते हैं जी। इंग्लैंड जाने वाला मैं समझता हूं इकलौता व्यक्ति होंगे ज्यादातर लोग, तो खानदान में इतिहास लिख सकते हैं। आज भी मुझे याद है, थाईलैंड जाने के बाद, उस समय इंटरनेशनल कॉल बहुत महंगी होती थी, बहुत महंगी। उस समय भी मैंने एक बात सीखा था, अपने 10,000 रुपए का रिचार्ज करा के गया था। मैं 10,000 का रिचार्ज कराया था इंटरनेशनल कॉल के लिए, और थाईलैंड जाकर मैंने पूरा लिस्ट बनाया था कि मैं किस किस को फोन करूंगा। जिस जिसने मुझे सेल नहीं दिया था, जिस जिसने मेरे साथ जुड़ा नहीं था ना, उनको मैंने फोन किया। मैं फला बोल रहा हूं, सत्येंद्र प्रसाद, कहां से? थाईलैंड से। अरे थाईलैंड में क्या करने गया? आके बात करता हूं, कट। सिर्फ इतना ही बात करता था। उन सारे लोगों से मैंने इतना ही बात किया। हमारा सिर्फ मेन उद्देश्य था कि इंटरनेशनल कॉल इनके मोबाइल पे डालना है, और हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि मैं थाईलैंड में हूं, और थाईलैंड में हूं कि नहीं ये सबूत इनके मोबाइल पे भेजता था। उस समय ये वीडियो कॉल नहीं होते थे, इतने बार हाई फाई कैमरे नहीं थे। वो तो बस 1-3 बार दबाओ तो ऐसा आता था, वो वाला। उसमें कुछ नहीं, सिर्फ बोलने का होता, सुनने का। अब उस सारे लोगों को मैंने मोबाइल पे फोन किया था, इंटरनेशनल कॉल डाला था, और जानते हैं वहां से आने के बाद फिर से लिस्ट बना हुआ था, उन सारे लोगों के पास गया था, और सारे लोगों से क्या बात किया था? अरे यार, मिलने गया, थाईलैंड गया था। थाईलैंड क्यों गया था? बोला उसी कंपनी ने हमको थाईलैंड ले गया, जिस कंपनी का प्लान तेरे को दिखाने आया था। अगर तुम भी मेरी बात मान लिया होता तो दोनों भाई मिलकर थाईलैंड घूम रहे होते कि नहीं? दोनों दोस्त मिलकर थाईलैंड घूम रहे होते कि नहीं? देख, एक बार तो मिस कर दिया, दोबारा मौका है। इस बार भी थाईलैंड का टारगेट आया, चल मिलके दोनों भाई करते हैं, और आपके साथ जाएंगे। और विश्वास करें, जिन जिन को मैंने इंटरनेशनल कॉल किया था ना, सबका सेल ले लिया और सबको ज्वाइन करा दिया। अब तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। वीडियो कैमरा है, आप लाइव इंग्लैंड का सीन दिखा सकते हैं, लाइव इंग्लैंड की बातें बता सकते हैं, और देखकर वो पागल हो सकते हैं, और अगले बार टारगेट के लिए फिर से प्रेरित वो भी हो सकते हैं। अगले टारगेट के भी इंतजाम, यानी खानदान में इतिहास लिखने का। और मैंने पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट हाथ जोड़कर मत्था टेक कर चढ़ा था, जो थाईलैंड ही गया था इंटरनेशनल फ्लाइट से। टारगेट अचीवर के रूप में हजारों लोगों के बीच में सम्मान दिया जाएगा आपको। रैंक अचीवर के रूप में सम्मान दिया जाएगा। रिकॉग्निशन अचीवर के रूप में पूरे परिवार के साथ आपको सम्मानित किया जाएगा। क्यों? आप सीधे ब्रॉन्ज, सिल्वर, एकदम क्या बन गए होंगे? प्लेटिनम। 3 छलांग। देखो, एक ही टारगेट में 3 लेवल अचीव कर लेते हैं आप, अगर सिर्फ थाईलैंड का टारगेट कंप्लीट करते हैं तो। लगातार टारगेट अचीव करते हैं तो टीम टीम में आपका प्रभाव बनता है, और आपकी टीम आपसे प्रभावित होती है। आप एक बार बताएं, लगातार आप, मैंने क्या बोला, वहां जाकर जब फोन करते हैं, वहां जाकर वीडियो कॉल करते हैं, तो जो लोग रह गए हैं इस बार, वो अगले बार टारगेट के काम आएंगे कि नहीं? आएंगे ना?
वो लगातार, अगर लगातार लगातार आप टारगेट अचीव करते रहते हैं ना, लगातार लगातार अचीवमेंट पे अचीवमेंट, अचीवमेंट पे अचीवमेंट लेते रहते हैं ना, तो जो है ना प्रोग्रेसिव लीडर के साथ जो है ना लोग रहना पसंद करते हैं। सफल लीडर के साथ जो है ना लोग रहना पसंद करते हैं, उनसे साथ उठना बैठना बात करना पसंद करते हैं, और वो भी प्रेरित होते हैं आपसे, वो भी प्रेरित होते हैं, वो लोग भी प्रेरित होते हैं कि मुझे भी इनके तरह करना है, मुझे भी इनके तरह बनना है, मुझे भी इनकी तरह करके आगे बढ़ना है। इस तरह हर टारगेट में, अगर आप सिर्फ लंदन का टारगेट जो सबसे बड़ा टारगेट आता है, लगातार लगातार उस टारगेट को आप अचीव करें। जब भी 3 महीने में टारगेट आए उस सबसे बड़े टारगेट को अचीव कर लें। हर 3 महीने में जब भी टारगेट आए सबसे बड़े टारगेट को अचीव कर लें। हर 3 महीने बाद सबसे बड़ा टारगेट आए उसको अचीव कर लें। परिणाम आप देखें, 1000 दिन में कम से कम, आसानी से बता रहे हैं, आसानी से 1000 दिन में डायमंड बनने का बनाकर डायमंड बनने का इतिहास लिख सकते हैं। 1000 दिन में डायमंड बनकर दिखा सकते हैं दुनिया को, अगर लगातार लगातार ऐसा करते हैं तो। इसी तरह छोटे छोटे टारगेट बनाकर गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचा जा सकता है। मैंने क्या किया, छोटे छोटे टारगेट बनाए। ये टारगेट तो अचीव किए ही हैं, लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और ये टारगेट, अगर आप टारगेट अपने ऊपर बना के रखे रहते हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, हमेशा भागते रहेंगे, हमेशा दौड़ते रहेंगे। अगर सुबह 6 बजे मिलने की आपने किसी से बात कर लिया, तो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा कि मेरे घर से उनके घर की दूरी कितना है, कितना समय लगेगा, कितने बजे जगने हैं। आप खुद ही डिसाइड हो जाएगा कि कितने बजे जगने हैं। सुबह 6 बजे अगर किसी घर जाना है, इसका मतलब है आपकी प्लानिंग पूरी हो गई। कल क्या करेंगे? हमें सर ने सिखाया था कि अगर डायमंड बनने से पहले 5 शहर लेफ्ट में और 5 शहर राइट में अगर आ गया आपका, और भी कम से कम 50 सेल 200 बीबी का निकलने वाला, तो समझ लो 2 लाख की कैपिंग पक्की, फटाफट आने शुरू हो जाएंगे। और खुशनसीबी रही मेरी कि मैंने सिल्वर लेवल पर ही शहर से बाहर काम करना शुरू कर दिया था, सिटी डेवलप करने लग गया। और एमरल्ड बनते बनते 12 शहर मैंने डेवलप कर लिए थे, 12 शहर डेवलप कर लिए थे। अब आप सोच सकते हैं, जब आपके शहर डेवलप होते चले जाएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, बिजनेस मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो यही काम मैंने उस समय किया। जितने भी लीडर होते थे जो गोल्ड लेवल पे पहुंच गए, उनको मैं ये देखता था, उनको बैठा बैठा के बात करता था कि ये कहां जा सकते हैं, ये कहां जा सकते हैं, ये कहां जा सकते हैं, ये तो जा ही नहीं सकते। जो नहीं जा सकते उनको उसी शहर में रखता था, जो जा सकते थे उनसे बैठ के बात करके उनको प्रेरित करते थे कि आप अपनी रिच वाली लेग में उधर चले जाओ, यहां मैं देखता हूं, यहां की जिम्मेदारी मैं, और वहां भी आपकी हेल्प करता हूं। हर गोल्ड लेवल के लीडर को मैं भेजना शुरू करता था और अलग अलग शहरों में उनको भेजता था सिटी डेवलप करने के लिए, और बीच बीच में मैं भी जाता था। इस तरह से कम समय में 12 शहर डेवलप हो गए मेरे, एमरल्ड तक। कभी कभी ऐसा भी होता है किन्हीं कारणवश, एक समय ऐसा भी आया था, टीम में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिस प्रॉब्लम के वजह से नेटवर्क एकदम उथल पुथल हो गया और नेटवर्क एकदम गिर सा गया। अब आप सोच के देखें, अच्छे भले गाड़ी घोड़े में सब कुछ में घूम रहे हैं और आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए बिजनेस में, और बिजनेस एकदम नीचे आ जाए तो कैसा लगेगा? कहते हैं ना कि बिल्कुल आदमी कोमा में चला जा सकता है। लेकिन उस कंडीशन में भी हमारे आदर्श, हमारे आइडियल माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल साहब ने एक बात बोला था कि सत्येंद्र जी अब क्या करना है? मैंने बोला सर आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं, हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। बोला देखो, हम लोगों ने तो जब बनाना नहीं सीखा था, लोगों को जोड़ना नहीं सीखा था, तब तो हमने इतना बड़ा काम कर लिया। अब तो हम जोड़ना सीख गए हैं, बनाना सीख गए हैं, कैसे हम लोगों को आगे इस बिजनेस में ला सकते हैं ये सीख गए हैं। दोनों भाई मिलकर काम करते हैं, हम आपके साथ हैं
और मैंने बोला सर जब आप मेरे साथ है ना तो मैं दुनिया में जंग जीत सकता हूं। और फिर से मैंने अपने नेटवर्क को खड़ा किया और दोनों लाइन को फिर से मजबूती से यहां लाकर खड़ा कर दिया। प्रेजेंट टाइम में आज करीब 7 लाख लोगों का नेटवर्क है मेरा। और आज मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर और माननीय श्रीमान माधव सिंह जी और माननीय श्रीमान विजयपाल सिंह जी जैसे ग्रेट मेंटर दिया, जो हर पग पग पर उंगली पकड़कर मुझे कभी भी इधर उधर भटकने नहीं दिया। वो घोड़े के पट्टे के मापे बोला इधर उधर बिल्कुल नहीं, निगाहें इधर उधर नहीं, सीधा मंजिल की तरफ। परिणाम फिर से अपने आप को एस्टेब्लिश करके दिखाया हमने। घर खरीदने का टारगेट था, हमने उसको भी पूरा किया। जेपी होटल में डायमंड शिप करवाने का टारगेट लिया, उस समय बहुत बड़ी बात थी, उसको भी हमने करके दिखाया। उस टारगेट को लिया और अपने डायमंड सेलिब्रेशन मैंने वहां पे करवाया। जेपी होटल में 100 डायमंड बनाने का मैंने टारगेट लिया था। प्रेजेंट टाइम में 81 डायमंड मैंने रिकॉग्नाइज कर लिए हैं उसमें, और उनमें से 1 क्राउन है, 5 मरकरी है और 6 वीनस लेवल पर है। 25वीं एनिवर्सरी मनाने का मैंने टारगेट लिया था, क्योंकि सन 88 में मेरी शादी हुई थी। शादी क्या, मुझे निपटा दिया गया था, लेकिन धन्यवाद सेफ शॉप का, उसी पत्नी के साथ नए स्टाइल में शादी करने का एक मौका मुझे सेफ शॉप ने दिया। मैं जिस परिवार में से ताल्लुक रखता हूं वहां पर जन्मदिन मनाने का कोई रिवाज नहीं, लेकिन सेफ शॉप में 50वां जन्मदिन मनाने का मैंने सोचा था, और 50वें जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए उसी दिन मैंने 50 लाख की ऑडी अपने आप को गिफ्ट किया था, और वो जन्मदिन को यादगार बना दिया। डायमंड बनने के बाद शानदार शादी करने का टारगेट रखा था बेटे का, जो डायमंड बनने के बाद इतिहास गवाह है कि मिस्टर राकेश प्रसाद जी, जो आज हम दोनों क्राउन लेवल पर हैं, डायमंड बनने के बाद शानदार शादी करके अपना टारगेट को पूरा किया। अच्छे परिवार में बिटिया की शादी करने का टारगेट था, जो आज रिसेंटली 19 नवंबर को मैंने ये कार्य पूरा किया। और मैंने हमेशा एक बात बोला करता था कि आने वाले समय में सेफ शॉप के लोगों की बेटे और बेटियों की शादी सेफ शॉप में ही हुआ करेगी। हम बार बार यही बोलता था कि आने वाले समय में सेफ शॉप के लोगों के बेटे और बेटियों की शादी सेफ शॉप में ही हुआ करेगी। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का, अच्छे परिवार मिले हैं, और मैंने अपनी बिटिया की शादी सेफ शॉप में ही किया है। हमारे जो समधी साहब हैं आज वीनस लेवल पर है, और दामाद एमरल्ड कंप्लीट कर चुका है और बहुत जल्द रूबी बनने वाला है। धन्यवाद सेफ शॉप का। और आज आप लोगों ने मुझे सुना, थोड़ा वक्त ज्यादा ले लिया, मैं सर से माफी चाहता हूं, लेकिन सर भावनाओं में ऐसा था कि वो रुक नहीं पाया, और मैंने जो कुछ भी बोला है सर से ही सीखा। मुंह भले ही मेरे हैं, लेकिन सर ने मुझे कदम कदम पर सहयोग किया। आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। अगेन सर, मैं आपका हृदय से आभारी रहूंगा, और मेरा पूरा परिवार आपका जीवन भर ऋणी रहेंगे। थैंक यू सतेंद्र जी। मैं चाहता हूं सतेंद्र जी के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए। बहुत जोरदार।